नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में रजिस्ट्रार उच्च शिक्षा विभाग के पद पर सीधी भर्ती, ये वाला आपका एक नोटिफिकेशन निकला था, जिसका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10/7/2021 से लेके 8/8/2021 तक का था। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ वो कब हुआ, 26/8/2021 अर्थात 26 अगस्त को हुआ। तो इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन सभी को आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग का एक पहला क्वेश्चन ये है, यदि 12% वार्षिक की दर से 8 महीने के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान किया जाए तो 2 वर्षों के लिए 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि P का वैल्यू कितना है, 30,000 रुपये है। ठीक, अब इसके बाद R दिया है कितना, 12% प्रति वर्ष। ठीक है, ये प्रति वर्ष लगेगा। अब इसके बाद बोला जाए 2 वर्षों का ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन कब, 8 महीने के हिसाब से। तो 12 वर्ष को अगर मतलब ये 2 वर्ष बोला है, टाइम के लिए कितना दिया है, 2 वर्ष। तो टाइम को अगर मैं माह में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा, 24 माह हो जाएगा। ठीक, अब 24 माह को 8 से मैं डिवाइड करूं तो ये 8 माह के हिसाब से कितना बार हो जाएगा, तो 3 बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो ब्याज की गणना होगी वो 8-8 माह करके 3 बार किया जाएगा, तब आपका 24 माह कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 वर्ष में आपको ब्याज मिल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, P1 + R/100 होल पावर T। तो इसका इक्वल में आता है A मतलब अमाउंट। ठीक है, ये आपका मूलधन, ये आपका दर, ये आपका समय और ये अमाउंट। तो इस फार्मूला में अगर मैं रखूं तो यहाँ पे P का वैल्यू दिया 30,000, तो 30,000 गुणा 1 धन R कितना दिया है आपका, 12% प्रति वर्ष। चूँकि हमें कितना, 8 माह के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे, 12/12 प्रति वर्ष बटे प्रति माह। एक साल में 12 माह होता है, तो परसेंट दर का और उसके बटे में माह। अब उसके बाद 8 माह के लिए चाहिए, तो ये, तो अब 12 से 12 कटा, कितना, 8% आपका आंसर। तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/100 और पूरा के घात में कितना, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8-8 माह करके 3 महीने आया समय, तो यहाँ पे हम लोग 3 रखें। अब इसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका अमाउंट रहेगा। अमाउंट मतलब मिश्र धन, जो ब्याज के बाद प्राप्त होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 30,000 पहले, उसके बाद इसके गुणा में 4 दूनी 8, 4 पचीसम, और उसके बाद 25 और 2 27, तो ये आएगा 27, 27, 27। ठीक है, 3 बार 27 का गुणा और बटे में 25 गुणा 25 गुणा 25। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 25 से कटा है, 25 से कम 25, 25 छक्का 150 होता है, मतलब कि 12 बार में 300 तक का जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 2 बार 0 आएगा। उसके बाद फिर से 25 से कटा है, तो 25 चौक 100 और 25 अट्ठे 200। अब यहाँ पे ये कट नहीं रहा है, तो इसका आंसर कितना है, 48 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 27, और इसके बटे में 1 25 बचा है, तो ये 1 25। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 37,791.36। तो ये आपका आंसर होगा। ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट मतलब मिश्र धन। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, क्योंकि मूलधन 30,000 था और इतना आपको मिल रहा है, तो ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में मूलधन को घटा देंगे, तो ये क्या होगा, 7,791.36 रुपये। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि यदि PQR का योग जो है, मतलब P + Q + R = 0 है, तो 1/P + Q × Q + R। इसको अगर मैं लिख लूँ तो 1/P + Q और Q + R ये हुआ, और इसके में प्लस में दिया है 1/Q + R और R + P ये दिया, और इसके प्लस में दिया है 1/P R + P और
ये क्या हो जाएगा P प्लस क्यू। ठीक, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर ले तो ये आ जाएगा P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस P, ये आएगा। ठीक है, तो इन तीनों का आपस में गुणा होगा क्योंकि तीनों तीनों में से कुछ कुछ इसमें कॉमन है। तो ये आपका एलसीएम आया। एलसीएम निकालने के बाद जब इसको मैं इसमें से भी डिवाइड करूँ तो ये क्या होगा, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, ये वाला और ये वाला कटा, ये बस बचेगा। तो यहाँ पे एक का गुणा किसके साथ होगा, ये वाले एक का गुणा इसके साथ, तो ये R प्लस P हो जाएगा एक के गुणा में, प्लस यहाँ पे ये वाले एक का गुणा किसके साथ होगा, ये क्यू आर और आर पी कट गया, क्यू आर आर पी कटा, ये बचा। तो यहाँ पे एक गुणा P प्लस क्यू ये होगा, और इसके बाद प्लस करके ये वाले एक का गुणा इसमें किसके साथ होगा, आर पी और पी क्यू कटा, ये वाला और ये वाला कटा, ये बचेगा। तो इसका गुणा यहाँ पे होगा एक गुणा क्यू प्लस आर, ये हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। तो ये एक का गुणा किए आर प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन, उसके बाद इसको लिखना है P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस P, ये हुआ। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2P प्लस क्यू प्लस आर, ये आएगा इसका वैल्यू, और नीचे में क्या आएगा, सेम यही वाला यहाँ पे आएगा। तो P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस P। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका वैल्यू तो 0 दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ तो 2 के गुणा में 0 और अपॉन में कुछ भी रहे। अब यहाँ पे अगर 2 का गुणा 0 से करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो 0 के बट्टे में कुछ भी रहे 0 ही आएगा। तो कुल टोटल इसका आंसर कितना आया, 0। ठीक, अब अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 24 संख्याओं का औसत 42.5 है। यदि इसमें x औसत वाली 6 संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो इन सभी संख्याओं के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 24 संख्याओं का औसत कितना है, 42.5। इसका मतलब ये है कि 24 संख्या ये जो रहेंगे इनका अगर मैं योग करूँ, 24 संख्या का क्या योग, ठीक है, 24 संख्याओं का आपस में योग करेंगे, उसके बट्टे में अगर मैं 24 करूँ, क्या ये नंबर हो जाएगा, नंबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या 24, अब इसके इक्वल में क्या आ रहा है, तो इसके इक्वल में आ रहा है 42.5, ये दिया गया है। तो अगर मैं 24 संख्याओं का योग निकाल लूँ तो ये वाला 24 इधर ट्रांसफर होगा, तो इसका मान कितना आ गया, 24 नंबर का सम। ठीक है, ये बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो इसका सम कितना आ रहा है, 42.5 में 24 का गुणा करना है। तो इसका आंसर कितना आया, 1020। ठीक है, अब ये आपको मिल गया। इसमें क्या बोलता है कि 6 संख्याओं के मतलब यदि इसमें x औसत वाली 6 संख्याओं को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो क्या बोला कि 24 संख्याओं का सम कितना है, 1020। तो 1020 में मैं जोड़ दूं किसको, x औसत वाली 6 संख्याओं को। तो 6 संख्याओं की औसत कितना है, x है। तो 6 संख्याओं का योग कैसे होगा, सेम ये वाला फॉर्मूला से 6x हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, 6 संख्याओं का योग, यहाँ पे दिया आपको 6 और यहाँ पे दिया है x। तो ये 6 जब इधर ट्रांसफर होगा तो 6x आएगा, 6 संख्याओं का योग। उसी तरीके से यहाँ पे 6x लिख दिए। तो ये आपका 24 और 6 टोटल 30 संख्याओं का योग निकल गया। अब क्या करेंगे कि 30 संख्याओं का औसत बोला गया है, तो यहाँ पे औसत निकालने के लिए आंकड़ों का योग निकल चुका है, आंकड़ों की संख्या तो 24 पहले से था, 6 और मिला है तो 30 हो गया। और 30 का हम लोग डिवाइड करते हैं तब इसका जो औसत है वो क्या होता है कि पहले जो औसत था उससे 1 अधिक हो जाता है। तो पहले औसत कितना था, 42.5, अभी कितना हो गया, 43.5, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो x को यहाँ पे छोड़ेंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए। तो ये 30 को हम लोग इधर पक्षांतर किए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, गुणा में आएगा। तो 43.5 गुणा 30 ये करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है कितना, 1020 धन 6x बराबर 1305। तो ये आपका आंसर आया।
अब इसके बाद 120 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो ये क्या है, प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा। तो 6x का वैल्यू आया 1305 माइनस 1020, ये आया। अब इसके बाद 6x का वैल्यू कितना आया, 285 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये 6 को इधर ट्रांसफर करूँ तो यहाँ पे गुणा में जब इधर पक्षांतर होगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 285/6। अब इसको अगर मैं भाग दिया तो 47.5 इतने बार में जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। अब अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक बात ये बोलूंगा कि अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पिछले वीडियोस के सारे लिंक हैं, तो आप उन लिंक्स को क्लिक करके हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 210 चीज़ें 3600 रुपये में खरीदता है, वह 33.33 चीज़ों को 14% लाभ पर बेच देता है। तो क्वेश्चन को हम लोग लाइन लाइन से बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे कि 210 वस्तु को क्या करता है, वो 3600 रुपये में खरीदता है, तो ये हो जाएगा उसका सीपी। ठीक है, सीपी हुआ 3600 रुपये। अब क्या करते हैं कि उसका जो है 33.33% को 14% लाभ पर बेचता है। तो इसका अगर मैं 33.33% निकालूं तो सीधा सीधा हम लोग समझ सकते हैं कि 33.33%, अगर मैं ये परसेंट को हटाऊं तो इसका मतलब क्या होता है, बटे में 100 लगता है। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आया, 1/3। 1/3 मतलब कि ये 210 का 1/3 हिस्सा यहाँ पे आएगा, उतना को 14% लाभ पर बेचा। तो इसका वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आ गया 70 को 14% लाभ पर बेचा, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, तो इसका जो शेष रहेगा उसका 5/7 हिस्सा बोला है। तो इसका शेष कितना बच रहा है, 140 शेष बच रहा है यहाँ पे, 70 घटाए तो, और 140 का 5/7 हिस्सा, तो 5/7 हिस्सा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 20 पंचे 100, इसका मतलब ये है कि 100 वस्तु को यहाँ पे रखेगा और उस 100 वस्तु को 20% लाभ पर बेचेगा। तो यहाँ पे मैं रख दूँ 100 वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे 100 वस्तु रखने पे आपका शेष कितना बच जा रहा है, तो शेष आपका बच रहा है 100 और 70, 170 हो गया। 170 को अगर 210 में घटाए 40, तो ये 40 वस्तु का आपको पूछा गया है कि 40 वस्तु को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि उसे इस जो सीपी है उसमें 12% लाभ प्राप्त हो। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि ये 210 वस्तु को 3600 में खरीदा, एक वस्तु को कितना में खरीदा, ऐसे करके पूछूं तो एक वस्तु का सीपी निकलेगा, तो एक वस्तु का सीपी। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या होगा, 3600 बटे 210, ये हो जाएगा। अब इसको मैं घटाऊं, 0 से 0 घटा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 दूनी शून्य, इसका मतलब 120/7 ये रुपए में आएगा आपका। ठीक, 120/7 रुपए लगेगा एक वस्तु का सीपी। अब वो बोला है कि 70 वस्तुओं को कितना 14% लाभ पर बेचता है, तो इसको अगर मैं लाभ पर बेच दूं तो इसमें से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 70 वस्तु, एक वस्तु का 120/7, तो 70 वस्तु का 120/7, ये इसका सीपी निकल गया। अब इसके बाद इसके सीपी में 114% का लाभ हुआ, मतलब 14% का जब लाभ होता है तो 114/100 लिखते हैं। 100 धन प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसका आपको क्या निकल गया, इसका एसपी निकल गया। वैसे ही सेम ये 100 वस्तु के लिए अगर निकालें तो 100 वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, 100 वस्तु उसका जो सीपी निकालना है वो, तो 120/7 और 20% लाभ पर बेचता है, तो 20/100, ये 120 होगा। ठीक है, 20% लाभ, तो 100 धन 20, 120, तो ये आ गया। अब ये 70 वस्तु का एसपी, ये 100 वस्तु का एसपी। अब बोला है कि इसको कितना में बेचा जाए, तो अगर मैं 40 का सीपी निकालूं कितना होगा, 40 गुणा 120 बटे ये क्या होगा 7। ठीक है, इतना 40 का सीपी निकल गया। अब इसको प्रॉफिट या लॉस में बेचना है, तो मेरे को पता नहीं है इसलिए प्रॉफिट या लॉस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक, अपॉन 100 ये करेंगे। अब इतना का गुणा किए, अब उसके बाद तीनों को अगर मैं जोड़ दूं
तीनों का जो एसपी निकला, 70 वस्तु का एसपी ये, 100 वस्तु का एसपी ये और 40 वस्तु का एसपी ये, और तीनों का एसपी इसके एसपी के इक्वल होगा 210 वस्तु के एसपी के इक्वल। तो 210 वस्तु का एसपी कितना दिया है आपको, 210 वस्तु का जो सीपी है उसमें से 12% लाभ, मतलब कि 3600 रुपए, उसका 12% लाभ मतलब 112/100 इसके इक्वल में होना चाहिए। कब, जब आप तीनों को योग कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये समीकरण आपको मिल गया इतना लंबा चौड़ा। अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद वैल्यू किसका चाहिए, ये प्रॉफिट या लॉस, इसका वैल्यू आपको चाहिए। तो कुल टोटल अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, 7 से इसको कटाया, 7 दाम 70, ये वाला शून्य यहाँ और यहाँ से कटा, 12 गुणा 114, तो 12 गुणा 114 किए, 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16 और 12 एकम 12 और 1 13, तो 1368 इसका वैल्यू आया। प्लस इसका आंसर ये 1440 और उसके बाद एक बार जीरो और आएगा और उसके बट्टे में 7, तो 14400/7, और इसको अगर मैं भाग दूं तो 7 दूनी 14, 7 शून्य 0, 7 सत्ते 7 पंचे 35 और उसके बाद 7 सत्ते 49.1, तो इतना के आसपास इसका आंसर आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस करके ये क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, 4800/7 ये होगा, और 100 धन ऋण प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 ये हुआ, और इसके इक्वल में अगर हम लोग इसको गुणा किए तो इसका आंसर आया 4032। ठीक है, तो इतना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका वैल्यू कितना कितना आ रहा है, 1368 धन 2057.1 धन इतना इक्वल में 4032। तो अगर यहाँ पे ये वाला को और ये वाला को मैं उधर पक्षांतर कर दूं तो ये बस शेष बचेगा, और इसके इक्वल में ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पे आया 4800/7 और 100 धन ऋण प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 ये हुआ, और इसके इक्वल में 606.9 ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद इधर हम लोग इसको पक्षांतर कर दे, ये भाग में है इसको हम लोग गुणा में कर दे, ये गुणा में है वो भाग में आ जाए, उसके बाद यहाँ पे नीचे में है वो ऊपर आ जाएगा। तो कुल टोटल आंसर कितना आया, 100 धन ऋण प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 इक्वल में आएगा 606.9 गुणा 7/4800। उसके बाद ये वाला 2 जीरो यहाँ से कटेगा, उसके बाद ये दोनों को कटाएंगे, फिर ये वाला 100 को इधर पक्षांतर कर दें। तो कुल टोटल लास्ट में प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर मैं निकालूं तो इसका जो परसेंट है वो कितना आ रहा है, 11.5%। ये आपका आंसर आएगा, वो भी माइनस में। और ये माइनस क्या दर्शाता है आपको, कि माइनस के कारण लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हुआ क्या, लॉस हुआ। तो कुल टोटल अगर मैं आंसर बताऊं तो क्वेश्चन आपका क्या था कि जो शेष हिस्सा है, मतलब बची हुई चीजों को किस लाभ या हानि प्रतिशत पर बेचना चाहिए ताकि वह कुल 12% लाभ प्राप्त कर सके। तो इसका आंसर होगा कि बची हुई वस्तुओं को उसे -11.5% हानि, मतलब कि 11.5% हानि पर बेचना चाहिए ताकि उसे 12% लाभ प्राप्त हो सके। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। यदि उसमें 35 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 6:13 हो जाता है। मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। तो इसमें क्या दिया है, 4:7 दूध और पानी का मात्रा दिया है। तो ये मिल्क हो गया, ये हो गया वाटर, दोनों का जो अनुपात है वो 4/7 ये दिया गया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x और 7x लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अब इसके बाद इसमें बोला है कि जो पानी है उसकी मात्रा मिलाई जाती है। तो 35 लीटर पानी मिलाया, तो ये 4x में आप क्या करते हैं, 0 लीटर दूध मिलाते हैं, तो इसके लिए 0 हो गया, प्लस कुछ नहीं किए तो इसको 0 लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो दूध की मात्रा तो वही रहती है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा क्या कर दी जाती है, बढ़ाई जाती है। तो 7x पहले थी, उसमें 35 लीटर मिलाया गया, 35 लीटर, तो इसका जो मान है वो क्या हो जाता है, 6:13 हो जाता है। तो ये 6:13
13, ये हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग x और x नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये अलग अनुपात है और ये अलग अनुपात है। इस कारण से इसमें अगर लिखेंगे तो यहाँ पे y लिखना पड़ेगा या फिर कोई और कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, ठीक। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। लीटर को लीटर वाले जगह में रहने दीजिएगा और उसके बाद x को x वाले जगह में, तो इसको इधर गुणा करें और ये वाले को इधर गुणा करें, तो ये 13 चौक 52x और इक्वल में 7 छक्का 42x प्लस 35 छक्का, तो 35 दूनी 70, 7 तिया 21, 210 लीटर, ठीक है। अब उसके बाद 42x को इधर ट्रांसफर किए तो ये आएगा 10x इक्वल में 210 लीटर, ठीक। तो x का वैल्यू आ गया कितना? 21 लीटर, ये आपका x का वैल्यू आया। अब इसके बाद पूछा क्या है कि मिल्क और वाटर दोनों को एक साथ मिलाने पे क्या हो रहा था, जो मिश्रण बन रहा था उसका मात्रा पूछा गया है। तो दोनों को मिला दिए तो 4x पहले था, 7x पहले था, तो दोनों की मात्रा कितनी हो गई? 11x हो जाएगी। क्या किए? 4x धन 7x, ये किए तो इसकी मात्रा कितनी हो गई? मिल्क प्लस वाटर की मात्रा 4 और 7 को जोड़ने पे 11x, और 11x का वैल्यू 11 गुणा x का वैल्यू कितना निकाले? 21 लीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 लीटर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 231 लीटर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बेलनाकार पाइप के धातु का आयतन 880 घन सेंटीमीटर है, पाइप की लंबाई 17.5 सेंटीमीटर है और इसके बाहरी व्यास 17 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई कितनी है? यहाँ पे बाहरी व्यास मतलब ये वाला जो बाहर वाला परत है उसका व्यास दे दिया है और ये जो ऊंचाई है उसको दिया है 17.5। और अगर मैं इसको मान लूं ये कोई मतलब धातु है तो इसका आयतन दिया है, ये पूरा गोल बनेगा, तो यहां से लेके पूरा यहां तक का आयतन ये वाला भाग इसको दिया गया है। कितना दिया है? 880 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात घन सेंटीमीटर, यही दिया गया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि जब आयतन दिया है तो बड़े वाले गोले का मतलब बेलन का आयतन में छोटे वाले बेलन के आयतन को घटा देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? बड़े वाले का अगर मैं त्रिज्या क्या होगा, बड़े वाले की त्रिज्या 17/2 हो जाएगा। तो बेलन का आपका आयतन कितना होता है? नीचे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो पाई r स्क्वायर इंटू h, ये होता है बेलन का आयतन। बड़े वाले बेलन के लिए r1 ले लूं और छोटे वाले बेलन के लिए r2 ले लूं, तो पाई r2 स्क्वायर इंटू h, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर निकालते हैं तो ये क्या निकलेगा? ये जो आपका आयतन रहेगा वो निकलेगा। तो इसके इक्वल में मैं 880 को रख सकता हूं, ठीक। 880 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 22/7 गुणा r1 का वैल्यू कितना है? 17/2, तो यहाँ पे 17/2 गुणा 17/2 गुणा ये कितना है? 17.5, मतलब 17 सही 1/2, तो ये 17 सही 1/2 इस टाइप से होगा, ठीक। और इसी में माइनस करके 22/7 गुणा r2 का स्क्वायर गुणा h का वैल्यू कितना है? 17 सही 1/2, ये हो गया। अब इसके इक्वल में क्या आएगा आपका? 880, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे पाई को कॉमन निकाल सकता हूँ, 17.5 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये 22/7 गुणा 17.5 को क्या लिख सकते हैं? 35/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे बचा क्या? 17.5 17/2 तो ये हो जाएगा आपका 289/4, ये होगा। माइनस ये वाला माइनस, यहाँ पे पाई निकल गया, 17.5 निकल गया, r2 का स्क्वायर ये हुआ इक्वल में 880 सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ। अब अगर मैं 22 से घटाऊं तो 22 एकम 22 चौक और 0, ठीक। और उसके बाद 5 7 35, 5 8 40, 7 7, ये दो को अगर इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 289/4 माइनस r स्क्वायर r2 का स्क्वायर इक्वल ये 8 यहाँ पे है और 2 का गुणा r हुआ,
तो 8 गुणा 2 या फिर इसको लिख लो 16। ठीक है, अब इसके बाद इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R2 माइनस में है, इसको इधर ले गया, 16 को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 16 चौक 64 माइनस अपॉन में 4 इक्वल R2 का स्क्वायर। ये हुआ। अब यहाँ पे R2 का वैल्यू मैं निकालूं, R2 का स्क्वायर इक्वल ये क्या हो जाएगा, 289 में 64 को घटा दिए, 285 में 225, तो ये 225 अपॉन 4 ये हुआ। और R2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आया, मतलब स्क्वायर को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर को अगर इधर ट्रांसफर किया तो इसका मान आ गया 15/2 या फिर 7.5। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा। तो ये आपका R2 का वैल्यू निकला। अब हमारे पास क्या है, ये बड़े वाला का व्यास या फिर त्रिज्या बोल सकते हैं एक तरीके से, और छोटे वाले की त्रिज्या, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, दोनों हमारे पास है। केवल हमें मोटाई ज्ञात करनी है, तो मोटाई को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मतलब बड़े वाले त्रिज्या में छोटे वाले त्रिज्या को घटा देना है। तो बड़े वाला त्रिज्या क्या है आपका 17/2, ये आपका बड़ा वाला त्रिज्या, और छोटा वाला त्रिज्या कितना है 7.5 या फिर 15/2, ये आपका क्या है छोटा वाला त्रिज्या। अब दोनों में मैं घटाया तो इसका मान कितना आया 2/2 या फिर 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 11:7 के अनुपात में है। इसके भीतर चारों ओर 5.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है जिसका क्षेत्रफल 32-45 वर्ग मीटर है। बगीचे की लंबाई और चौड़ाई के बीच कितना का अंतर है, ये पूछा गया है। तो क्या दिया है कि एक आयताकार बगीचा है, तो आयताकार बगीचे को हम लोग कैसे मान लेते हैं, ऐसे जिसकी लंबाई ज्यादा रहे और चौड़ाई छोटी रहे। तो ये चौड़ाई छोटी सी और उसके बाद लंबाई यहां तक अगर मैं ले लूं तो ये टाइप से एक आयताकार बगीचा बनेगा। ये लंबाई कितना है 11x है और ये चौड़ाई 7x है। ठीक, तो यही बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का जो अनुपात है वो 11:7 है। तो इस टाइप से 11x और 7x मान सकते हैं। अब इसके बाद क्या बोला है कि इसके भीतर चारों ओर 5.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर मैं ऐसे कर दूं ये, ठीक है, तो ये एक रास्ता बन गया, चारों ओर से एक रास्ता। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितना दिया है, यहां से लेके यहां तक का 5.5 मीटर ये दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो 32-45 वर्ग मीटर दिया है। मतलब कि अगर मैं ये वाला क्षेत्रफल को लूं, ये वाला पूरा इतना को अगर मैं ले लेता हूं तो ये कितना दिया है 32-45, ये 32-45 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है किसका, ये वाले का। ठीक है, तो इसमें बोला है बगीचे की लंबाई और चौड़ाई के बीच कितना का अंतर है, यही पूछा गया है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि बनाने का एक छोटा सा तरीका रहेगा। जैसे कि अभी पाइप वाले को समझे, वैसे इसको कि ये बड़े वाले का क्षेत्रफल में छोटे वाले का क्षेत्रफल को अगर मैं घटा दूं तो ये वाला निकल जाएगा। अगर मैं इतना पूरा के क्षेत्रफल में ये छोटे वाले के क्षेत्रफल को घटाऊंगा तो ये बचे वाला निकलेगा। तो वैसे ही बड़े वाले का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लूं तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है, कितना होगा वो 11x गुणा 7x ये होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपका बड़े वाले का क्षेत्रफल निकल गया। छोटे वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसमें माइनस करना है छोटे वाले का क्षेत्रफल। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल आपका क्या हो रहा है 11x होना था, कितना जब बड़े वाले का ले रहे थे, तो उसमें से कितना को घटाना है, ये आपका यहां से लेके यहां तक का 11 है, जिसमें 5.5 मीटर ये वाला रास्ता यहां से लेके यहां तक का ये आपका कटेगा इतना। ठीक, और 5.5 इस साइड से ये इतना दूरी आपका कट गया। ठीक, तो 5.5 और 5.5 कितना हो गया आपका 11 मीटर। तो 11 मीटर को आपको घटाना होगा। काहे कि आपको सिर्फ यहां से लेके इतना को चाहिए। ठीक है, तो ये वाली दूरी पूरे में 11 मीटर को घटाना है, तो -11 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया लंबाई, और इसके गुणा में चौड़ाई 7x दिया गया था, जिसमें से सेम वैसे ही चौड़ाई के लिए
आपको ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को घटाना होगा। जब इतना को आप घटा देंगे तो इसके इक्वल में निकल जाएगा। तो वैसे ही सेम इतना कितना है 5.5 मीटर, ये भी 5.5 मीटर, तो फिर से कितना 11 मीटर घटाना होगा, -11 मीटर ये हो गया। और इतना को अगर आप आपस में गुणा करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात छोटे आयत का क्षेत्रफल ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इसके इक्वल में क्या लेंगे, इक्वल में आप लेंगे 3200 कितना दिया है 3245 मीटर स्क्वायर। क्यों लेंगे, क्योंकि यही तो आपका क्या है रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक, तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो 11 सत्ते 77 एक्स स्क्वायर माइनस 11 सत्ते 77 एक्स स्क्वायर, उसके बाद 11 सत्ते 77 माइनस 77 मीटर। ठीक, एक्स मीटर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है। और उसके बाद 11 मीटर में 11 का गुणा हुआ -121 एक्स मीटर। और उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 11 121 मीटर स्क्वायर ये होगा। और इक्वल में आ जाएगा 3245 मीटर स्क्वायर। और ये वाला क्या होगा आपका कोष्टक में रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ये वाला यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो माइनस अंदर में गुणा होगा। अब इसके बाद ये 77 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का अगर अंदर गुणा करें -77 एक्स स्क्वायर प्लस 77 एक्स मीटर माइनस 121, ये प्लस हो जाएगा 121 एक्स मीटर और ये माइनस 121 मीटर स्क्वायर इक्वल में 3245 मीटर स्क्वायर ये होगा। अब इसके बाद ये वाला 77 एक्स स्क्वायर आपस में कटा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये माइनस है इधर जाके प्लस होगा तो ये मीटर स्क्वायर आपस में जुड़ गए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये 6 और ये 6 मीटर स्क्वायर ये हुआ। और इसके इस साइड में कितना आएगा 7 1 8 और 7 2 9 और ये 1, तो 198 एक्स एम। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मीटर और मीटर आपस में कटेगा तो 1 मीटर बचेगा। ये x का वैल्यू आपको निकालना है तो 198 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x का वैल्यू आया 3366/198। ठीक है, और x को अगर हम लोग निकाले तो इसका मान आएगा 17। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब ये 17 कहाँ पे आप रखेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है। तो लंबाई थी 11, चौड़ाई थी 7, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो ये हो जाएगा 4x होगा। क्योंकि 11x लंबाई है 7x चौड़ाई है, दोनों के बीच का 4x आपका अंतर है। तो इसी अंतर में आपको 17 का गुणा करना होगा। तो 4x बराबर 4 गुणा 17, तो 17 चौक 68, ये 68 मीटर में आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक।